नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं। इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम क्लासेज आपको दे रहे हैं। हमारी इस सीरीज़ का नाम है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम जिनको बोल रहे हैं। वर्ष 2021, 22, 23 पिछले 3 सालों से आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अब तक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो हम आपको करवा रहे थे। 9 क्लासेस दे चुके हैं। इसी क्लास से जुड़े हैं तो पहला काम तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करो, जा कर के पिछली 9 क्लास को ज़रूर देखना। और इससे पहले 20 इंपॉर्टेंट क्लासेस भी हमने आपको दी है। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा। मॉडल सेट भी करवा दिए, इतना मटेरियल करवा दिया कुल मिलाकर कि सीबीटी एग्ज़ाम के 75 क्वेश्चन यानी आपके 150 नंबरों का जुगाड़ पूरा कर दिया है। अब भाई आप उसको यूटिलाइज़ कितना कर पाते हैं आप पर डिपेंड है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए दोस्तों तक शेयर, ताकि उन तक कंटेंट पहुंचे तो वो हमारे साथ जुड़ सकें। सेकंड ज़रूरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, छोटी छोटी अपडेट, ज़रूरी अपडेट वहाँ पर डालते हैं। साथ में कोई नोट्स पीडीएफ और वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगा कि ज़रूरी है ये सब आपको करवाते हैं। और वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अब तक सबसे ज़्यादा बार आए हैं। पहला सवाल आपके सामने देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक बहुत बार आया है। उम्मीद रहेगी आपके एग्जाम में भी इस बार आ जाए। सवाल, अस्थायी प्रतिष्ठान के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, यानी सूटेबल टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल वायरिंग पूछ रहे हैं। देखो, अस्थायी शब्द जब भी आ जाए ना, क्लीट वायरिंग की तरफ जाना है। क्लीट खुद चीनी मिट्टी के बने होते हैं, आपको याद ही होगा, यानी चीनी मिट्टी के बने हुए क्लीट्स लगाते हैं। और क्लीट वायरिंग जो होती है वो अस्थायी वायरिंग के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। टेम्परेरी वायरिंग इसे अपन बोलते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया था पिछली बार, इस बार भी हम मानकर चल रहे हैं कि आपके देखो सीबीटी एग्ज़ाम आपके, मैं बताऊं, लगभग 3 शिफ्ट डेली चलती है। और लगभग क्या, शिफ्ट तो 3 ही होती है। एग्ज़ाम आपके लगभग 10 से 12 दिन चलते हैं सीबीटी एग्ज़ाम के। पहले तो 7 अगस्त से होने थे, बाद में पोस्टपोन हो गए, है ना। और अब है आपके 22 अगस्त से है आपका सीबीटी एग्ज़ाम। 22 अगस्त से 9 सितंबर तक है। इस पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो ज़रूर देख लेना, नया टाइम टेबल आ गया था। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि ईसीसी का पूरा नाम क्या है। देखो इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 ऐसे नाम हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हैं। एक है ईसीई का और एक है ईसीसी का, तो दोनों याद रखना, मैं दोनों बता रहा हूँ। दरअसल ये तो है सेल वाले, केमिकल इफेक्ट वाले चैप्टर से संबंधित, और ये है आपका अर्थिंग और वायरिंग इंस्टॉलेशन वाले चैप्टर से संबंधित। तो ये जो आपका ईसीसी है ना, इसका तो पूरा नाम होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या होता है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये रहा बी ऑप्शन में। ए में देखो अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी कर दिया, कंडक्टर पहले नहीं आएगा। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है, यानी वह चालक जिसमें अर्थ की तार हम लेकर आ रहे थे, जो जिसमें अर्थिंग हमने करी हुई है। और इस ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये भी आया हुआ है, दोनों का याद रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक शुद्ध हिंदी में। तो मैं सुझाव दूंगा दोनों याद रखना, क्योंकि आपके पेपर में दोनों ही आए थे, फिर देखने को मिल सकता है। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ बिना लाइक किए ना देखें, फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें और समय निकाल कर पिछली क्लासेज को देखें। देखो हमने ना 7 अगस्त के अकॉर्डिंग सिस्टम को चलाया था और आपको इतनी क्लासेज दे दी थी कि आपका सिलेबस वहाँ लगभग कवर करवा दिया था। इसलिए अब एक एक क्लास आपको मिलती रहे एग्ज़ाम तक तो बहुत है, इसलिए उन क्लासेज को आप समय निकाल कर देखो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये प्रतीक किसका है। देखो एक तो ना आपके इसमें असाइनमेंट में जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं, एक भी सिंबल आपको नहीं छोड़ना है। सिंबल वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, रिपीट होंगे। और ये वायरिंग वाले से है, और दरअसल ये आपके उसका फ़ैन का सिंबल होता है। अब फ़ैन में देखो सारे ऑप्शन फ़ैन के ही है ना, तो ये वाला जो आपका है, ये आपको जो दिखाया गया है इसमें सिंबल, ये है आपका छत पंखे का, हम इसे सीलिंग फ़ैन बोलते हैं। बी ऑप्शन करना है आपको, शुद्ध हिंदी में छत पंखा, इंग्लिश में आप इसे सीलिंग फ़ैन। ऑप्शन याद रखना है। देखो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में
क्वेश्चन सीधे आएंगे, ये वाली फ़ोटो बनी हुई आ जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन उसका बी में लिखा हुआ हो, वो ए में हो सकता है, सी में हो सकता है, डी में हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो सीलिंग फैन है, छत पंखा है। एक काम करो, मैं तो ये कहूँगा कि बाकी ऑप्शन को पढ़ना या तो छोड़ दो, यानी क्वेश्चन को याद करने का तरीका बताता हूँ। फ़ोटो देखो और ये किसका है कि ये छत पंखे का है। ऑप्शन 4 मत पढ़ो, उसमें क्या कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। डायग्राम देखो और बोलो कि छत पंखे का सिंबल, छत पंखे का सिंबल, तो उसमें क्या है कि आपको चीज़ें जो है वो याद रह जाएगी। माय डियर, वायरिंग का ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। देखो पर डे जो 3 शिफ्ट होती है ना, तो 3 में से किसी एक शिफ्ट में ज़रूर आए, मतलब ये हर दिन आने वाला क्वेश्चन है। अब किसकी शिफ्ट में आता है, कौन है वो खुशनसीब। वायरिंग की ट्री प्रणाली किस स्थान पर उपयोग की जाती है। वैसे तो इसके देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर क्या है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग। तो बहुत सारी जगह क्वेश्चन अपोजिट आता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा बहुमंजिला इमारतों के लिए, बहुमंजिला भवनों के लिए कौन सी वायरिंग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। उत्तर करना है आपको ट्री सिस्टम, या फिर अपोजिट क्वेश्चन जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या कि वायरिंग की ट्री प्रणाली जो है वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये बहुमंजिला इमारतों के लिए होता है, क्योंकि इसमें पेड़ की शाखाओं की भांति निकलता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, वायरिंग यहाँ से शुरू हुई तो ग्राउंड फ्लोर के लिए निकाल दिया, सेकंड यहाँ से चला गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो ये देखो पेड़ की शाखाओं की तरह डिवाइडेशन होता जा रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है और आजकल तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आने लग गया। अच्छा, आज की क्लास में तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में इनको मैं रख रहा हूँ। किस प्रकार की रिले एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर एक समान रूप से ऑपरेट हो सकती है, बहुत आए क्वेश्चन ये। अगर आप हमारे प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो उसमें भी जब हमने आपको प्रीवियस पेपर करवाए हैं, मॉडल सेट हमने आपको करवाए हैं, तो सब में ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से पढ़ना। किस किस को याद था ये क्वेश्चन बताओ, क्योंकि इससे पहले हमने करवाया है। एक बात और बताऊँ, यहाँ रिपीट हो रही है क्लासें, रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम थोड़े से स्पीड से भी आपको चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप समय निकाल कर हमारी वो 20 क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है कि वो क्वेश्चन पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ कारण सहित उत्तर जानना है तो वो क्लासेस ज़रूर देखना। आईटी एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी, आवेग रिले बोलते हैं। आवेग को इंग्लिश में हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इम्पल्स रिले इसका उत्तर आएगा, यानी एसी और डीसी दोनों पर समान रूप से संचालित होने वाली उस रिले का नाम है इम्पल्स रिले। हिंदी में बोलते हैं आवेग रिले, उसे याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस शब्द को हिंदी में हम लोग विद्युत अपघटन बोलते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है कि जब भी किसी अम्लीय विलयन में, यानी कोई केमिकल घोल है, लिक्विड है, उसको अगर सप्लाई दी जाती है तो वो आयंस में डिवाइड हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोने वाले हिस्से को एनोड बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कौन है जो इलेक्ट्रॉन को लूजिंग लिखा है इन्होंने, यानी खो रहा है या छोड़ रहा है, तो एनोड बोलना है इसे। एनोड इसका याद रखना। एनोड पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शन फिर चेंज हो सकते हैं। मैं बताऊं आपको, सीबीटी एग्ज़ाम में ऑप्शन सफल होते हैं, यानी आप ही के पास बैठे आपके दोस्त के साथ में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ऑप्शन उसके में ए होगा, आप वाले में हो सकता है सी हो। आइए इस क्वेश्चन पर, एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निर्धारित किया जा सकता है। देखो, ट्रांसफार्मर में होते हैं 2 तरह के लॉस, एक होता है कॉपर और दूसरा होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोलते हैं, वो लोड के आधार पर बदलता रहता है, और आयरन लॉस को फिक्स लॉस बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स रहता है। कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोलते हैं। वैसे हम इसे फुल लोड इक्विवेलेंट टेस्ट भी बोलते हैं। और अगर ओपन सर्किट का आ जाए तो आयरन लॉस उत्तर कर देना। दोनों ही इम्पोर्टेंट है,
दोनों को याद रख लीजिए। वैसे तो इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल बनते हैं इतने, लेकिन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आते नहीं है, इसलिए अभी आपको कंफ्यूज ज़्यादा करेंगे नहीं। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो ये वो टॉपिक है जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते ही आते हैं। न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे टेढ़े मेढ़े, आगे बताऊंगा कभी। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वाट मीटर जो रीडिंग देगा आपको वो कॉपर लॉस के बराबर होगा। ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब सेकेंडरी साइड में कोई भार नहीं जोड़ा जाता है और उसको खुला रखते हैं तो उसी का नाम तो ओपन हुआ ना। ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट दोनों एक ही बात होती है। तो ज़रूरी नहीं ना कि पेपर में, देखो आसपास की चीज़ों को तो पढ़ ही लिया करो कम से कम। भाई कॉपर लॉस का पूछा है उसने तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक तो और याद रखो ना कि फिर आयरन लॉस किससे ज्ञात होता होगा। ये आप अपने आप से ही क्वेश्चन पुट कर लिया करो कि ट्रांसफार्मर में तो दो ही होती है, कॉपर लॉस से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर आयरन लॉस किससे ज्ञात होता होगा, ये खुद से पूछ लिया करो। क्योंकि दोनों को अगर याद रखोगे ना तो कभी भी चीज़ें गलत नहीं होगी, कन्फ्यूज नहीं रहोगे। अगला सवाल, अर्थ प्रतिरोध नापने की कौन सी विधि दिखाई गई। देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से सवाल बनते हैं 3 तरीके के भाई। एक तो ये डायग्राम दिखा करके, तो ये अर्थ प्रतिरोध नापने की विधि है। अब मैं आता हूँ, अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसे बोलते क्या है, तो शॉर्ट में उसे हम अर्थ टेस्टर बोलते हैं। पूरा नाम अगर हो तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर बोलेंगे। मेगर अलग होता है, अर्थ टेस्टर अलग होता है, ध्यान रखना। अर्थ टेस्टर हमें AC देता है, मेगर हमें DC देता है। अब सवाल यहाँ 3 पूछे जाते हैं। अर्थ टेस्टर का कार्य सिद्धांत क्या है, अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, अर्थ टेस्टर में AC क्यों होता है। घुमा फिरा करके इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये अर्थ प्रतिरोध नापने की विधि है और अर्थ टेस्टर जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे फॉल ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं विभव पात का सिद्धांत। विभव पात का सिद्धांत, इन्होंने लिखा है विभव पतन, कोई बात नहीं, विभव के गिरने का सिद्धांत शुद्ध हिंदी में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में फॉल ऑफ पोटेंशियल इतना ही आएगा। तो भाई इस एक लाइन को इंग्लिश में याद ही रख लो ना। अर्थ टेस्टर में AC होती है, क्यों होती है, कारण पूछा जा रहा है, कई बार आ चुका है, तो इसका उत्तर देना है पृथ्वी की जो मिट्टी जो होती है ना उसमें केमिकल होते हैं, उसको DC मिलेगी तो वैद्युतिक अपघटन हो जाएगा। वैद्युतिक अपघटन होते ही सारा खेल बिगड़ गया, रेजिस्टेंस प्रभावित। तो आपको लिखना है अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट, से बचना। सवाल, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। देखो होल्डर तो है, अब कौन सा होल्डर है ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर है आपका। एक और आता है वो गोलियत एडिसन स्क्रू होता है। इन दोनों की पहचान क्या है, एडिसन वाला जो होता है वो 300 वाट तक होता है और गोलियत एडिसन जो होता है वो 300 वाट से अधिक होता है। एक तो ये ध्यान रखना। पहचान क्या है, पहचान ये है, वैसे तो दोनों एक जैसे होते हैं, फिर इसका जो है ना वो होल्डर अंदर होता है, मोस्टली पोर्सलिन का दिखाया जाता है। पोर्सलिन मतलब चीनी मिट्टी। बहुत सारे बच्चे पोर्सलिन शब्द को भी नहीं देखते हैं। अच्छा, वायरिंग आरेख का नाम क्या है। देखो भाई एक इस पॉइंट को मेरे को ज़रूर याद रख लेना। वायरिंग में 4 तरह के डायग्राम बनते हैं, ठीक है ना, चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर नाम आ गया तो मैं चारों ही बता दूँ। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो इसी का उत्तर दे देता हूँ। ये जो है ना ये है आपका इंस्टॉलेशन डायग्राम, हिंदी में बोलेंगे अधिष्ठापना आरेख, यानी वायरिंग बनने के बाद आपको कैसी दिखाई देगी। अब आते हैं लेआउट पर। लेआउट होता है ऐसे सीधा यूं, और इनमें कोई तारें दिखा दी। ये होता है एस्टीमेट लगाने के लिए, कहाँ कितना सामग्री लगेगी, तार पाइप वो सब दे। वायरिंग डायग्राम होता है प्रॉपर, जैसे यहाँ पर मुझे वायरिंग लेकर जानी है तो न्यूट्रल को यहाँ से लेकर जाऊँगा, फेज को यहाँ से लेकर आएंगे स्विच के निचले हिस्से में, स्विच के दूसरे हिस्से से निकालेंगे यहाँ से। ये होता है एक्चुअल में तार केबल का पता करने के लिए। और स्कीमेटिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं इसे, ये होता है टेक्नीशियन के, इलेक्ट्रीशियन के समझने के लिए कि मुझे कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं, कौन सी तार कहाँ पहुँचानी है उसके लिए, ठीक है श्रीमान। सेल वाले पर आ जाओ। उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण सेकेंडरी सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। देखो प्लेटों के मुड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल। क्या बोलते हैं, बक्कल। तो फिर सीधी सी बात है, उस दोष को क्या बोलेंगे, बकलिंग।
सिंपल आंसर। मेरा सवाल तो ये है कि बकलिंग दोष का कारण क्या है, पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा, कंपटीशन वाले ऐसे ही पूछते हैं। तो बकलिंग दोष का कारण आपको बताना है हेवी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिल्ली मेट्रो कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला, ठीक है ना। हाई रेट पर आप सेल को चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो सेल में बकलिंग दोष आएगा, समझ रहे हैं ना। बकलिंग दोष होती है प्लेटों का मुड़ जाना, इसलिए सेल को एक रेटेड दर से ऊपर तेज़ करंट से चार्ज भी नहीं करना और अचानक उसको डिस्चार्ज भी नहीं करना। जैसे बैटरी मान लो छोटी सी है, उस पर आपने 1000 वाट का हीटर जोड़ दिया, 60 वाट का बल्ब जलाने के लिए बैटरी थी, 1000 वाट का हीटर चला रहे हो, उससे बकलिंग दोष आएगा। ठीक है, सवाल पर आओ। सेकेंडरी सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये भी बड़ा रिपीट हुआ था यार आपके पेपरों में, फिर आएगा। जिस दिन पेपर उस दिन बताना जरूर कि आज मेरा पेपर था और ये क्वेश्चन आए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आएंगे पेपरों में। सवाल देखो, तो ये फेराडे के वैद्युतिक अपघटन सिद्धांत पर काम करते हैं, ये रहा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, लेंज नियम आपका वो मोटरों वाले में है, सेकेंड ईयर में आएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो डीसी जनरेटर है, ये भी सेकेंड ईयर वालों का है, आपका नहीं है। ठीक है, फेराडे का वैद्युतिक अपघटन का सिद्धांत या नियम याद ही है सब बच्चों को वैसे। अगला सवाल देखो, अर्थ लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि एलसीबी की ट्रिपिंग करंट 50 मिली एम्पीयर है। अब इसमें ना देखो रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो R बराबर V बटे I करोगे ना। I तो दे दिया 30 मिली एम्पीयर, 30 × 10⁻³ लेकिन आपको V नहीं दिया। क्या आपको क्लास में किसी ने बताया था एक इसके लिए पॉइंट होता है, वो कहता है कि ELCB की ट्रिपिंग करंट के अकॉर्डिंग लूप इम्पीडेंस का मान इतना हो कि उस समय फॉल्ट वोल्टेज 50 वोल्ट से ऊपर ना जाए। कितने वोल्ट को परमिशन है माय डियर, 50 वोल्ट को। तो ये हिडन पॉइंट था यहाँ पर। अब ये -3 है, ये ऊपर जाकर +3 हो जाएगी। 50,000 में 30 का भाग देना, उत्तर आएगा 1666 ओम। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो आप मुझे कैसे बताओगे? इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देना कि हाँ जी मुझे समझ में आया, अच्छे से मैंने देखा। नया क्वेश्चन है बेटे, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। कंपटीशन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना तब हमारे सामने आते हैं भाग कर कि जी ये कैसे किया था। आइए सवाल पर, क्या कहते हैं, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने के लिए भराव के रूप में किसका उपयोग करते हैं? नायलॉन भरते हैं उसमें, सीधा याद रख लो। वो कहता है कि स्क्रू कर दिया, उसके आसपास जगह बची हुई है तो क्या भरेंगे? नायलॉन भर देते हैं उसमें। क्या भरेंगे? ठीक है, याद रख लेना, पीवीसी नहीं भरेंगे। और कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है? सबसे ज़्यादा कंसील्ड ही हो रही है, हिंदी में गुप्त वायरिंग बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा दे देती है ये वायरिंग हमें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अलग है, सीधा याद रखना है, तो इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? डी ऑप्शन में था, वही दिया नहीं, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर केवल एक वाइंडिंग होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों रूप से कपल्ड होती है। सेकेंडरी को पृथक नहीं किया जा सकता और ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। याद रख लोगे क्या? मतलब एक क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के आपको याद रखना है। ठीक है, इतना ही है, यहीं ख़त्म करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि फटाफट से जो रिवीजन का टारगेट हमारा है वो पूरा हो रहा है। बाकी तो समय निकाल कर आपको वो सारी क्लासेस देखनी है, समय आपको निकालना पड़ेगा। प्लीज़ जाइए चैनल पर, सारी क्लासेस देखिए। 75 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ, एक भी बाहर नहीं जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। बहुत धन्यवाद।